वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे 9th क्लास का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो सेल के कंपोनेंट्स थे उसमें हमने पहले सेल वॉल हमने पढ़ लिया था। उससे नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेल का हमारा सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, सेल के सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको न्यूक्लियस। The nucleus is covered by a double layer covering. न्यूक्लियस किससे कवर होता है? डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारे न्यूक्लियस होता है वो हमारा डबल लेयर कवरिंग होती है उस पे, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स द न्यूक्लियस। ये जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस को सेपरेट करता है फ्रॉम द सराउंडिंग मटेरियल। जो उसके बाहर का जितना भी मटेरियल है उसके बाहर के मटेरियल से उसको सेपरेट करता है। नॉन एज साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज पोर्स। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स होते हैं विच परमिट द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, जो कि परमिट करता है मटेरियल के ट्रांसफर को फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाने के लिए वो पोर्स मटेरियल को परमिट करते हैं, यानी कि उसको परमिशन देते हैं कि जो उसके अंदर का मटेरियल है कि वो बाहर चले जाए। टू द साइटोप्लाज्म। बाहर क्या रहता है? साइटोप्लाज्म। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर से जितना भी मटेरियल होता है वो हमारा बाहर किस में जाता है? हमारा साइटोप्लाज्म में जाता है। और उसको परमिट कौन करता है? वो हमारे पोर्स हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स विच आर सीन एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि हमारे रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। ओनली व्हेन द सेल इज डिवाइड। वो भी सिर्फ उस टाइम पर जब हमारी सेल डिवाइड होती है। क्रोमोसोम्स कैरी इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स क्या काम करते हैं? क्रोमोसोम्स हमारे इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो हमारे फीचर्स ट्रांसफर होते हैं हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो उसको हम इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स बोलते हैं। कैसे ट्रांसफर होते हैं? जैसे हमारे मम्मी पापा हैं और हम हैं तो उनके कुछ फीचर्स बच्चों के अंदर आ जाते हैं। जैसे किसी की आईज पापा पे चली गई, किसी की नोज मम्मी पे चली गई। इस टाइप से हमारे जो फीचर्स हैं पेरेंट्स से वो बच्चों में आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। वो हमारा क्रोमोसोम कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के फॉर्म में। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स जो है हमारा किस चीज से बना हुआ होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन। हमारा क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब है हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स कैरी द इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर जो कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। कैरी द इंफॉर्मेशन जो कि इसेंशियल होती है फॉर कंस्ट्रक्टिंग के लिए और ऑर्गेनाइजिंग सेल्स के लिए। इट्स फंक्शनल सेगमेंट। और जो उसका फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम जीन्स बोलते हैं। जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको जीन्स बोलते हैं। डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमैटिन। डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है किसकी तरह? क्रोमैटिन के पार्ट की तरह, एज ए पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल इन नॉन डिवाइडिंग सेल में। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो हमारा दिखता कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हमारे जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमैटिन ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। जो हमारा क्रोमैटिन है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है क्रोमोसोम्स में, यानी कि जो हमारा क्रोमैटिन है वो हमारा क्रोमोसोम्स में बन जाता है। न्यूक्लियस प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो है उसका काम क्या है? प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें? सेलुलर रिप्रोडक्शन में। अब सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या है? तो सेलुलर रिप्रोडक्शन वो होती है व्हेन सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। जो हमारी सिंगल सेल डिवाइड होती है और हमारी दो न्यू सेल्स बन जाती हैं। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये प्रोसेस कैसे होती है? जैसे हमारी ये एक सेल है,
और ये हमारी डिवाइड हो जाएगी, फिर हमारी ये 2 सेल्स बन जाएंगी, फिर ये आगे एक सेल की फिर 2 हो जाएंगी। तो इस टाइप से हमारी सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो हमारी सेल्स डिवाइड होती है, पहले हमारे स्टार्टिंग में तो एक ही सेल थी, एक सेल से हमारी 2 बन गई, अब इसी एक सेल से 2 बन गई, इस एक सेल से हमारी 2 बन गई। तो इस टाइप से हमारी सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। ऐसे इसमें आगे हो जाएगा, ये वाली सेल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये भी सेम इसी टाइप से हमारा सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है, और इस डिवीजन को हम सेलुलर रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखेंगे न्यूक्लियोइड क्या है। तो न्यूक्लियोइड इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बैक्टीरिया, लाइक बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पोअरली डिफाइंड। जो न्यूक्लियर रीजन होता है ऑफ द सेल का में बी पोअरली डिफाइंड होता है। इन दीज ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, उस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को, न्यूक्लियर रीजन कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड। जो वो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एज न्यूक्लियोइड। उस रीजन को हम, जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म whose cells lack a nuclear membrane, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको बोलते हैं हम आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। जो हमने न्यूक्लियस देखा था वो हमारा यूकैरियोट्स में था, और न्यूक्लियोइड जो होता है वो हमारा प्रोकैरियोट्स में है। ऑर्गेनिज्म विद सेल्स विच हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और कॉल्ड यूकैरियोट्स, उसमें हमारा वो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आल्सो लैक नहीं होता, उसमें कमी होती है। लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज, जो और अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज होती हैं उनकी कमी होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, और उस यूकैरियोटिक सेल्स में वो प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेलिज, जो इन ऑर्गेनेलिज का जो मोस्ट ज्यादातर फंक्शंस होता है वो कौन परफॉर्म करता है? और परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, जो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म के पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स परफॉर्म करते हैं इन ऑर्गेनेलिज का फंक्शन। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल, वो एसोसिएट होता है किससे? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स से। अब मेम्ब्रेनस वेसिकल्स क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बट नॉट विद प्लास्टिड, प्लास्टिड से नहीं होता। एज इन यूकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड से एसोसिएट नहीं होता, और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस वेसिकल से एसोसिएट होता है। और मेम्ब्रेनस वेसिकल दिखता कैसा है? बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब चलो इसको देखते हैं ये होता क्या है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सेल की, दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल होती है उसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि हमारी सेल को उसके एनवायरनमेंट से, उसके बाहर के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे उसको सेपरेट करती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो हमारी ये सेल है तो इसकी ये वाली जो आउटर कवरिंग होगी बाहर वाली, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर का जितना भी कंटेंट होता है और इसके बाहर का एनवायरनमेंट, ये सेल मेम्ब्रेन इसको इसके कंटेंट से, इसके एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, तो इसको हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी वो परमिशन देती है कुछ मटेरियल्स की एंट्री को अंदर आने के लिए और किसी को बाहर जाने के लिए, एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर आने के लिए और सेल के बाहर जाने के लिए
प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट करती है मटेरियल्स को। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये कुछ और अदर मटेरियल्स की मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। ड्यू टू दिस फंक्शन, इस फंक्शन की वजह से सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नॉन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इस फंक्शन की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि किसी मटेरियल को तो अंदर आने देगा, किसी को नहीं भी आने देगा, तो वो इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे कुछ सब्सटेंस हैं, कैन मूव अक्रॉस द सेल, ये सेल के अंदर मूव करते हैं बाय ए प्रोसेस नॉन एज डिफ्यूजन। एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, उसके थ्रू CO2 और O2 हमारे सेल के अंदर मूव करते हैं। देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन के साइड से हमारा जो सब्सटेंस है लो कंसेंट्रेशन की ओर चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिधर साइड हमारा हाई कंसेंट्रेशन होगा मटेरियल का या वाटर जो भी है हमारा, उधर साइड से वो जहां पर लो कंसेंट्रेशन होगा वो उधर साइड पहुंच जाता है और हमारे दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। तो CO2 और O2 इन सब्सटेंस के मूवमेंट को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंस का फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन के साइड से टू ए रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन, जिधर की साइड हमारा लो कंसेंट्रेशन है उधर चला जाएगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर का मूवमेंट होता है इज नॉन एज ऑस्मोसिस, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी सेम वही प्रोसेस होती है कि जहां पर हमारा वाटर के कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर हमारा उस साइड से हमारे दूसरी साइड चला जाएगा जहां पर हमारे वाटर की कंसेंट्रेशन लो है। तो वाटर का जो मूवमेंट होता है इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्या है, अगर हम एनिमल सेल ये प्लांट सेल को हम शुगर और वाटर सॉल्यूशन में हम रखते हैं तो हमारा क्या होगा। तो उसमें हमारा फर्स्ट है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर वाटर कंसेंट्रेशन, जो मीडियम है सेल के बाहर का, सेल के सराउंडिंग का, मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर वाटर कंसेंट्रेशन, अगर उसमें वाटर का कंसेंट्रेशन हाई है देन द सेल, तो क्या होगा, मीन द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, जो बाहर का सॉल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट है, तो वाटर विल मूव इनटू द सेल, वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। सच ए सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस की प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताई थी, वही होता है सेम कि हम जो जिधर साइड हमारा हायर कंसेंट्रेशन होता है और जिधर साइड हमारा लोअर कंसेंट्रेशन होता है, तो जो हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, जितने भी मटेरियल होता है हमारा, तो वो हमारा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की साइड मूव कर जाता है और दोनों साइड हमारा वो इक्वलाइज हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रीली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में इन बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड में। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, लेकिन ज्यादा वाटर हमारा सेल के अंदर जाएगा एंड लेस वाटर विल कम आउट, और हमारा बहुत कम वाटर बाहर आएगा। मीन्स ये सम हमारा वाटर है और इसमें हमारी एक बीच में सेल है, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वाटर का कंटेंट ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर का कंटेंट कम है, तो हमारा हायर कंसेंट्रेशन से वाटर हमारा सेल के अंदर जाएगा लोअर कंसेंट्रेशन में, लेकिन सेल के अंदर का वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत कम है, तो सेल के अंदर से हमारा बहुत कम कंसेंट्रेशन बाहर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे बाहर से अंदर ही आएगा ऑफ द सेल। द नेट रिजल्ट दैट वाटर एंटर्स द सेल, उसका नेट रिजल्ट क्या होगा कि वाटर हमारा सेल के अंदर ही गया है, सेल के अंदर ही जाएगा। द सेल इज स्वेल्ड अप, और जो हमारी सेल है वो फूल जाएगी, यानी कि वो मोटी हो जाएगी फूल कर। सेकंड आता है हमारा, इफ द वाटर कंसेंट्रेशन इज इन द मीडियम इज एग्जैक्टली द सेम, अगर वाटर कंसेंट्रेशन मीडियम में एग्जैक्टली सेम है दोनों साइड, क्या जितना वाटर हमारा बाहर है उतना ही वाटर अगर हमारा सेल के अंदर भी है,
अगर हमारा दोनों साइड की कंसेंट्रेशन इक्वल है तो क्या होगा, एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, कोई मूवमेंट होगा ही नहीं ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर, across the cell membrane. Such type of solution is known as isotonic solution. और इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. हमारा फर्स्ट में क्या था, हाइपरटोनिक में कि जो हमारा बाहर हायर कंसेंट्रेशन थी वाटर की और अंदर की साइड हमारी लोअर कंसेंट्रेशन थी. तो हमारा हायर कंसेंट्रेशन के साइड से हमारा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो हमारे लोअर कंसेंट्रेशन में चला गया था और हमारी सेल जो थी वो फूल गई थी, स्वेल्ड अप हो गई थी. तो उस सॉल्यूशन को हमने क्या बोला था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और सेकंड में क्या था कि जितना हमारा कंसेंट्रेशन सेल के बाहर था उतना ही हमारा कंसेंट्रेशन सेल के अंदर था. तो कोई इसमें नेट मूवमेंट हुआ ही नहीं है, जितना हमारा इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे उतने ही हमारे अंदर जाएंगे, मतलब कि कोई इस पे इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं सेल पे. तो सेल हमारी एग्जैक्टली सेम रहेगी. तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, जो वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में. यानी कि सेल जितना हमारा सेल के अंदर आएगा उतना ही हमारा सेल के बाहर जाएगा, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों साइड वाटर क्रॉस करेगा. बट द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग इन, लेकिन जो हमारा अमाउंट है वाटर का जितना हमारा अंदर जा रहा है इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट. तो वो हमारा अमाउंट सेम रहेगा, जितना हमारा बाहर निकलेगा सेल से वाटर उतना ही हमारा सेल के अंदर जाएगा. सो देयर इज नो नेट मूवमेंट, तो कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा ऑफ वाटर. द साइज ऑफ सेल विल स्टे सेम, जो हमारा साइज है सेल का वो हमारा सेम रहेगा. मीन्स के हमारा दोनों साइड वाटर की कंसेंट्रेशन इक्वल है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी. तो जितना वाटर हमारा सेल के अंदर आएगा उतना ही हमारा सेल के बाहर जाएगा. तो सेल पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं. तो जो हमारा साइज है सेल का वो हमारा सेम रहेगा, जितना वाटर हमारा अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा. तो साइज जो है सेल का वो हमारा आइसोटोनिक में सेम रहेगा. थर्ड आता है, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर की कंसेंट्रेशन इन द मीडियम इज लोअर, कम होगी देन द सेल से. अगर हमारी बाहर की कंसेंट्रेशन वाटर की कम है और सेल के अंदर ज्यादा है, मींस सॉल्यूशन इज वेरी कंसेंट्रेटेड, जो सॉल्यूशन है वो बहुत कंसेंट्रेटेड है. द सेल विल लूज वाटर, तो सेल जो है वो वाटर को लॉस कर देगी. मींस कि हमारा सेल के अंदर का जो वाटर है वो हमारा ज्यादा है और सेल के बाहर जो वाटर की कंसेंट्रेशन है वो हमारी कम है. तो सेल के अंदर से हमारा वाटर बाहर की साइड चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू. जैसे मैंने बताया था कि हायर कंसेंट्रेशन से हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स लोअर कंसेंट्रेशन में चला जाता है. तो यहाँ पर हमारी कंसेंट्रेशन किस में ज्यादा है, तो हमारी यहाँ पर कंसेंट्रेशन सेल में ज्यादा है, तो हमारे सेल के अंदर से वाटर हमारा आउटसाइड चला जाएगा. सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, वाटर जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा दोनों साइड में, अंदर भी और बाहर भी. लेकिन द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिविंग द सेल, जो अमाउंट है वाटर मॉलिक्यूल जो सेल से बाहर निकल रहा है इज मोर देन एंटर्स इन इट. मीन्स कि हमारा ज्यादा से ज्यादा वाटर हमारा बाहर जाएगा, इतना हमारा अंदर एंटर नहीं होगा क्योंकि बाहर तो वाटर की कंसेंट्रेशन कम है तो इतना तो हमारा अंदर आएगा नहीं. लेकिन सेल के अंदर हमारी वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो सेल के अंदर से हमारा वाटर लॉस हो जाएगा और हमारा ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर के साइड मूव करेंगे. द सेल विल श्रिंक, तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी यानी कि सिकुड़ जाएगी, तो सेल का साइज कम हो जाएगा. तो इस वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.